दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बरस पहले अमेरिका गए थे, फरवरी 2025 में। उस वक्त अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वाशिंगटन की हुई थी। व्हाइट हाउस में जब वो बैठे हुए थे तो उस वक्त एक पत्रकार ने एक सवाल किया। उस वक्त किसी को समझ नहीं आया कि दरअसल यह सवाल व्हाइट हाउस के भीतर प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सवाल उस वक्त जिस अंदाज में पूछा गया वो सवाल भारत की राजनीति के भीतर सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अमेरिका, वह भी व्हाइट हाउस के भीतर, वह भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी। दरअसल उसी फरवरी के महीने में एक पत्र अमेरिका से भारत आया था। उस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो गड़बड़ियां, जो फ्रॉड, जो घूस और जो अमेरिकी निवेशकों को पैसा लेकर घूस में तब्दील करने की कोशिश अडानी ग्रुप के जरिए हुई है, उस पे हम चाहते हैं कि उनको यह नोटिस दे रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई अमेरिका के न्यूयॉर्क अदालत में चलेगी। फरवरी का ही वो महीना था और फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक इस दौर में औपचारिक तौर पर, यानी बकायदा ठप्पा मोहर लगाकर, दो बार पत्र लिखे गए। एक फरवरी में लिखा गया था, एक जनवरी में लिखा गया था, और इन दोनों प्रक्रिया के बीच में लगभग 11 बार संवाद हुआ अलग अलग पत्रों के जरिए। लेकिन भारत के कानून मंत्रालय ने यह कहकर उस पत्र को लौटा दिया बार बार कि दरअसल आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप लगाने की स्थिति में आप है ही नहीं। आप दुनिया के जिस कानूनों का जिक्र कर रहे हैं उस कानून के दायरे में आप ऐसा आरोप लगा भी नहीं सकते हैं। आप जो पत्र लिख रहे हैं इसमें ना तो मोहर है और ना ही कुछ ऐसी बातें लगती हैं जिससे लगे कि यह पत्र आप ही ने भेजा है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं, हम इन्हें प्रत्यावर्तन करना चाहते हैं, यानी अपने देश ले जाना चाहते हैं, तो यह आपके अधिकार में आता ही नहीं है। जी, 2 पत्र, 11 बार पत्र और बाकी संवाद, भारत का कानून मंत्रालय सक्रिय। और जिस शख्स के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गौतम अडानी है। हालांकि उन्होंने अपने तौर पर इंकार कर दिया, ये तमाम आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई आधार ही नहीं है, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन उस अमेरिकी कंपनी, अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकी अदालत, उसकी तरफ से जो मैसेज था कि आप इस कानूनी कार्रवाई को पहल तो कीजिए। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच कोई भी दस्तावेज इस देश के नागरिक गौतम अडानी तक नहीं पहुंचा। कानून मंत्रालय ने उसको बाइज्जत वापस लौटा दिया और होते होते ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब एक बार फिर उस ऑर्गेनाइजेशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि जनाब, जिस आरोप से इनकार किया जा रहा है उस आरोप से बचने के लिए अमेरिका में ही उन लोगों ने कई वकीलों को हायर किया हुआ है, कई कानूनी फर्म्स को हायर किया हुआ है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि उन फर्म्स और वकीलों को ही हम नोटिस देते हैं, जिससे वो नोटिस कम से कम उनके पास तो चला जाए जिसे हम आरोपी मान रहे हैं, जिससे वो कौन सी प्रतिक्रिया देंगे यह तो पता चले, फिर ना कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। तो 48 घंटे पहले यह पत्र न्यूयॉर्क की अदालत को दे दिया गया। हमें लगता है आज एक एक चीज इसलिए समझने की जरूरत है कि क्या अमेरिका के भीतर अब यह सवाल बड़ा हो गया है कि अडानी के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार वहां पर जो कानूनी कार्रवाई है उसके बीच में रोक लगा रही है और अब सीधी पहल की कार्रवाई होनी चाहिए। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या इस दौर में भारत का कानून मंत्रालय बिना प्रधानमंत्री के इजाजत के अडानी को लेकर जो नोटिस आते रहे और उसको बैरंग जो वापस भेजा जाता गया और उसके बाद अब कानूनी कार्रवाई जो अगले 24 घंटों में जिसमें फैसला आ जाएगा कि हां आप ईमेल के जरिए वकीलों को सूचित करिए, वकील
अपने क्लाइंट को सूचित करेगा, क्लाइंट उस पर प्रतिक्रिया देगा और बकायदा उसमें 2 बातों का जिक्र किया गया है जो अदालत में सौंपा गया है। अदालत में इस तौर पर लिखा गया है कि दरअसल जो कानून हमारे यहां है यानी अमेरिका के भीतर, उसमें जो नियम कायदे हैं उन नियम कायदों की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं और उसके लिए जो अमेरिकी कानून की जो वहां की आंतरिक प्रक्रिया है 5B 7 CFR 202.5/B, और होते होते बात उसके आगे चली गई कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि किसी एक सेक्शन के तहत जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका प्रत्यावर्तन करने के लिए अमेरिका दबाव बना दे, इसके लिए भी रास्ता आपको खोलना चाहिए। इन तमाम सवालों पर आए, लेकिन हमने चूंकि शुरू में एक बात का जिक्र किया आपसे कि वो कौन सा सवाल था और ऐसा सीधा सवाल जो पूछा गया उस पर प्रधानमंत्री मोदी का क्या जवाब था, हमें लगता है आज पहले उसको सुन लेना चाहिए, तब एक एक पॉइंट एक एक हिस्से को खोला जाएगा। पहले फरवरी 2025 वाशिंगटन व्हाइट हाउस, उसमें जर्नलिस्ट का सवाल और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए 2 देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। यह फरवरी 2025 का वाकया है। उस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी। उसने कहा, लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के नागरिकों को लेकर बहुत चिंतित हैं और खास तौर से नागरिक अगर गौतम अडानी हैं तो कहीं ज्यादा उनके माथे पर शिकन है। कुछ ऐसा ही जवाब आज व्हाइट हाउस के भीतर से निकल कर आया। लेकिन उसी फरवरी के महीने में एक पत्र वहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने भारत सरकार को भेजा, ये कहते हुए कि दरअसल जिस तरीके से वहां पर जो डील हुई उसमें $750 मिलियन का जो बॉन्ड का ऑफर था, जो घूस के तौर पर पेमेंट किया गया, यह सोलर एनर्जी से जुड़ा मामला था और इसमें $175 मिलियन अमेरिकी निवेशकों से लिए गए थे। और अमेरिका के भीतर यह कानून है कि अगर आप जिस निवेशक से जो पैसा लेते हैं अगर उसको किसी दूसरी जगह खर्च करते हैं तो यह अपराध है। और अपराध की श्रेणी इसलिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि उसमें भारत के एक अधिकारी को घूस के तौर पर वो पैसे दिए गए। सरकार ने उस पत्र को लौटा दिया बैरंग, ये कहते हुए कि तकनीकी वजह है, इसको हम नहीं मानते, और उसकी कई वजह बताई गई और वो वापस भेज दिया गया। उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ पत्र का। उस पत्र के जरिए फिर दोबारा अमेरिका ने इस बात का जिक्र किया गया, वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने जिक्र किया कानूनों के जरिए कि देखिए, जो आंतरिक प्रक्रिया का नियम 5B है जो ये तय करता है कि एजेंसी प्रवर्तन कार्रवाई कैसे शुरू करती है या मामलों को न्याय विभाग या स्वयं नियामक से कैसे भेजती है, यह भी वहां पर व्यवस्था है। और इसके साथ साथ यह भी जिक्र किया गया कि बकायदा दुनिया के भीतर एक कन्वेंशन है जिसमें एक देश की एजेंसियां दूसरे देश के नागरिकों को कानूनी दस्तावेज भेज सकती है। तो ऐसे में भारत के भीतर यह जिम्मेदारी कानून मंत्रालय जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके महत जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है उसको यह कार्रवाई करनी चाहिए। तो अमेरिकी जांच एजेंसियां गंभीर आरोप लगा रही है। यहां से कहा गया, नहीं, आपने जो पत्र भेजा है उस पत्र में ना तो मुहर की व्यवस्था है, ना ही यह समझ में आ रहा है कि जो पत्र भेजा गया उसका कोई महत्व भी है या नहीं है, क्योंकि सामान्य तौर पर जो पत्र भेजा जाता है वो ऐसे भेजा ही नहीं जाता है। तब अमेरिका की तरफ से एक और पत्र आया, उसमें कहा गया कि हेग कमीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उस पर कोई मुहर मारी जाए, किसी के हस्ताक्षर हो। तब कहा गया ये पूरा मामला हेग एजेंसी के तहत आता ही नहीं है। तब उन्होंने कहा कि पब्लिकली अडानी ग्रुप इस पर सार्वजनिक तौर पर बयान भी दे रहा है और अपने आप को बता भी रहा है पाक साफ, और बेबुनियाद आरोप का जिक्र भी कर रहा है। यह मामला कोर्ट के अधीन है, तो यहां आकर सफाई देनी है या वहां से देनी है, तो हमें क्या इस दिशा में कार्रवाई आगे करनी चाहिए। फिर उसे खारिज किया गया।
और ये कई बार प्रक्रिया चलते चलते दिसंबर के महीने में एससीसी ने, जो कि वहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने खुले तौर पर लेटर भेजकर यह साफ तौर पर कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। यहां से कहा गया आप जिस नियम का जिक्र कर रहे हैं वो गलत है। और इस तरीके से पत्राचार और बातचीत सरकार के बीच जो चल रही थी, वहां से वो चलते चलते उस मुकाम पर आकर खड़ी हो गई जहां पर एसईसी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने सीधे तौर पर अदालत, जो न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां का दरवाजा खटखटाया और पूरा मामला वहां के जज जो है, जज निकोलस जी गैरोफिक्स, 48 घंटे पहले वो दे दिया गया और उनसे कहा गया कि देखिए, ये हर बात से इनकार कर रहे हैं, क्या हमको ये अधिकार नहीं है? आप इसमें हमें लाइन ऑफ एक्शन बतलाइए। और लाइन ऑफ एक्शन बहुत साफ है इसमें। पहले हम कानूनी तौर पर नोटिस देंगे, उस नोटिस का जवाब आएगा। अभी तक तो नोटिस ही उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। उस नोटिस का जवाब आएगा, उस नोटिस के जवाब आने के बाद फिर हम कानूनी शक्ल में उस पर कार्रवाई शुरू करेंगे। और अगर सरकार नहीं भेजती है तो दोनों देशों के बीच जो प्रवर्तन का समझौता है उसके तहत उन्हें लाया जाएगा। वो एक लिहाज से गिरफ्तारी भी होती है। अब ये बात आते आते यहां पर आकर फंस गई कि इसका असर अब कंपनी पर भी होने लगा। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी पड़ा है। क्यों? क्योंकि अडानीज की कंपनी सिर्फ देश के भीतर नहीं, हमने बताया ना, दुनिया के लगभग हर देश में, और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी निकटता की वजह से दुनिया के विकसित देशों के बैंकों से लिया हुआ कर्ज भी है। लेकिन बहरहाल लौटिए वापस देश के भीतर में। और पहले राउंड में यह समझिए कि जहां जहां उनकी कंपनियां हैं, ऑस्ट्रेलिया में है कोल और माइनिंग, रेल के साथ जुड़ी हुई है, इजराइल में पोर्ट भी है, डिफेंस भी है, बांग्लादेश में पावर है, श्रीलंका में पोर्ट्स है, इंडोनेशिया में कोल माइनिंग है, तंजानिया में पोर्ट है, वियतनाम में एयरपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी का है, डिफेंस के क्षेत्र में तो यूएई के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ भी और फ्रांस और ब्राजील के साथ भी जो समझौते हुए हैं वो हम आपको बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को भी अब समझना होगा कि दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बात होते होते यहां तक आ गई कि दुनिया भर के भीतर अगर वाकई प्रधानमंत्री के साथ अडानी घूमते रहे और देश की राजनीति के भीतर भी यह सवाल बड़ा होता चला गया, हमें लगता है कि भारत की राजनीति में पहली बार 2023 फरवरी का ही महीना था, फरवरी के महीने में राहुल गांधी ने खुले तौर पर पार्लियामेंट में इस बात को कहा, इलेक्शन से पहले की बात है जब वो एलओपी नहीं थे, उस वक्त उन्होंने कहा, सुन लीजिए। अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अडानी जी, how many times did you travel together with Adani ji? First question. How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? Third question. And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? भारत की राजनीति में अडानी और मोदी की दोस्ती का जिक्र विपक्ष ने बाखूबी उठाया और राहुल गांधी ने तो हर मौके पर इस सवाल को उठाया है। लेकिन यहां सवाल यह है कि अमेरिका के भीतर नवंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया कि 2020 से 2024 के बीच में जो भारत में सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए $250 बिलियन की रिश्वत दी गई, उसमें एक बड़ी रकम अमेरिका के निवेशकों से ली गई थी। हालांकि अडानी ग्रुप ने तुरंत इसको बेबुनियाद भी बताया और कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस और नियमों का पूरे तरीके से पालन किया गया। यह सब कुछ 2024 में हो रहा है। अब यहां से असल चीज शुरू होती है, जो इस दौर की जियोपॉलिटिक्स, अमेरिका और भारत के टकराव, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की दोस्ती और कड़वाहट के बीच जो टैरिफ तक की लड़ाई है और अंतर्राष्ट्रीय तौर की जो परिस्थितियां हैं, उसमें अमेरिका के भीतर अब यह सवाल बड़ा होने लगा है कि क्या वाकई
भारत को अगर कतार में खड़ा करना है टैरिफ के या अपने साथ समझौतों की कतार में खड़ा करना है, तो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर हैं। उस ताकतवर प्रधानमंत्री के सबसे करीबी अडानी है। इसीलिए अदालत में जो लिख के दिया गया उसमें इस बात का जिक्र है कि भारत सरकार का मंत्रालय, यानी सरकार के इच्छा के बगैर मंत्रालय कुछ काम कर नहीं सकता, और सरकार का मतलब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो जो लॉ मिनिस्ट्री इससे पहले जवाब देती चली गई कि वो मानती नहीं है हेग कमीशन, वो कहती है कि मोहर चाहिए, हस्ताक्षर चाहिए, वो मानती नहीं है कि इस क्षेत्र में प्रत्यार्पण की जरूरत पड़ सकती है, गिरफ्तारी की जरूरत पड़ सकती है, तो हमें एक अल्टरनेटिव रास्ता अदालत को बताना होगा, जो अदालत के हिस्से में, जो वहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अदालत में, न्यूयॉर्क की अदालत में पहुंचा है। यानी जिक्र कहीं ना कहीं भारत के गवर्नेंस के तौर तरीके का आ गया। अगला सवाल उसमें यह भी कहा गया कि दरअसल हमारे पास लिखित तौर पर किसी भी सवाल का कोई जवाब अडानी ग्रुप की तरफ से नहीं दिया गया है, इसीलिए पहला अल्टरनेटिव व्यवस्था कीजिए कि उनकी तरफ से कोई जवाब तो आए। वो जवाब जो उन्होंने पब्लिकली दिया है वो पब्लिक में है। हमें कानूनी तौर पर कोई जवाब ही नहीं दिया गया, तो कानूनी कार्रवाई और उसके आगे कड़े रुख को कैसे अख्तियार करें। अब यहां पर सवाल है कि क्या वाकई फरवरी 2025 के बाद आज की तारीख में भारत और अमेरिका के संबंधों के भीतर की जो गांठ है वो और ज्यादा मजबूत होती जा रही है, दूरियां बढ़ रही है। अमेरिका लगातार भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। वो भारत की नब्ज को पकड़ना चाहता है, नहीं पकड़ पा रहा है। भारत अपने तौर पर अपनी इकोनॉमी के आश्रय, अपने नए संबंधों के आश्रय बढ़ने की दिशा में है, ये अलग मसला है। कुछ क्राइसिस जरूर है बिजनेसमैन के सामने, एक्सपोर्ट करने वालों के सामने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के सामने है, और खास तौर से उन कॉरपोरेट्स के सामने भी है जिनका पूरा बिजनेस वेस्टर्न कंट्रीज या कहीं अमेरिका के जरिए और उनके बैंकों के जरिए जो अपने आप को उन्होंने विस्तार दिया है, भारत के कॉरपोरेट ने जो मल्टीनेशनल खुद को क्रिएट किया, उसमें उनका योगदान है, जो पहली बार एक ठहराव पर आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी और अमेरिका की पॉलिसी मैच नहीं कर रही है, लेकिन कॉरपोरेट का मुनाफा, उसकी अपनी करेंसी के तरीके, उसके अपने बिजनेस के तरीके, वो अभी भी अमेरिकन स्टाइल में है। उसमें कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आ गया जिससे लगे कि हां भारत सरकार की यह नीति तो कॉरपोरेट की भी वो नीति होगी। यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है, क्या यह कॉरपोरेट वार इस भारत की मौजूदा अमेरिका के साथ टकराव की नीति के तहत भारत के भीतर भी कोई कॉरपोरेट वार धीरे धीरे पनप रहा है, और किस कॉरपोरेट को निशाने पर लेना है, किसको रियायत देनी है, किस कॉरपोरेट के आश्रय भारत की राजनीति को भी समझना है, और किस कॉरपोरेट के आश्रय मौजूदा राजनीतिक सत्ता को भी ब्लैकमेल के दायरे में लाकर खड़ा कर देना है। ये परिस्थितियां हैं क्या? यहां पर इस बात का जिक्र इसलिए भी है क्योंकि एक क्षण के लिए दो बातों को समझना होगा। जो ताकत इस वक्त अडानी ग्रुप के पास है वो कितने क्षेत्रों में है। दूसरी बात, उन क्षेत्रों में भी मजबूती देने के लिए भारत के बैंक लगातार मजबूती देने को तैयार है, और नया जो पावर सेक्टर में उसको 7,500 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए जितनी बड़ी तादाद में भारत के बैंक, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस का पैसा जो डाला जाने वाला है, उसकी तस्वीर भी अब सामने आने लगी है। लगभग 17 इंस्टीट्यूशंस हैं। तो पहले राउंड में इसको देखिए, जो ताकत है, और जो अब 7,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के जरिए होनी है जो भारत के भीतर इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहे हैं, लेकिन वो अडानी को मदद करेंगे। कॉरपोरेट का कितना दखल या कॉरपोरेट का कितना साथ राजनीतिक सत्ता के साथ होता है, और भारत के भीतर कॉरपोरेट को लेकर नजरिया कभी भी व्हाइट मनी के आश्रय नहीं देखा जाता है, उसको ब्लैक मनी के आश्रय देखा जाता है। और यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के भीतर राहुल गांधी ने जब अंबानी अडानी का जिक्र मौजूदा राजनीतिक सत्ता से करना शुरू किया, तो समाज के भीतर
या कहें देश के भीतर अंबानी अडानी कॉरपोरेट में चाहे नेटवर्थ के आश्रय दुनिया में उनकी पहचान हो, लेकिन भारत के भीतर वो एक आर्थिक तौर पर एक खलनायकी के तौर पर देखे जाने लगे। और बड़ा महत्वपूर्ण है इन सब के बीच, प्रधानमंत्री मोदी इसे नहीं समझते हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ध्यान दीजिए 2024 तक चुनाव से ऐन पहले तक अंबानी अडानी का खुला जिक्र हो रहा था, लेकिन उसके बाद संविधान, ओबीसी, एससी, एसटी जो लगातार जिक्र नए तरीके से वोट बैंक को लेकर विपक्ष की राजनीति ने अपने हाथ में लिया, उस मौके पर लोकसभा इलेक्शन के भीतर अगर प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण अगर आप याद कीजिए तो वो खुद कहने लगे कि अच्छा अब आपने अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया, इसका मतलब बहुत साफ है कि आपको उनसे पैसा मिल गया। यानी कॉरपोरेट पॉलिटिकल फंडिंग करता है, इस पर मोहर प्रधानमंत्री मोहर भी लगाते हैं। कॉरपोरेट के आश्रय भारत की राजनीति चलती है, इस पर भी मोहर लगती है। अमेरिका के भीतर यही सवाल बड़ा है कि वो कॉरपोरेट जो भारत की राजनीतिक सत्ता के साथ खड़ा है या राजनीतिक सत्ता उसके साथ खड़ी है, तो उसका दिया हुआ कोई भी सम्मन, कोई भी नोटिस उस तक क्यों नहीं पहुंच पाता और सरकार खुद क्यों ढाल बन जा रही है। वो तो एक व्यक्ति विशेष को लेकर एक हेग कमीशन के तहत जो तरीके होते हैं वो अपनाया गया है। लेकिन हमें लगता है, हम इसलिए जिक्र यहां जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी का मई 2024 का एक भाषण सुनिए। वो खुद कह रहे हैं अच्छा अब आप अडानी का नाम नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है आपने पैसा ले लिया। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। तो बड़ी साफ सी तस्वीर है, भारत के कॉरपोरेट बिना राजनीतिक सत्ता के अपना धंधा चला नहीं सकते हैं और भारत की राजनीति उस धंधे से मिलने वाले पैसे के बगैर चल नहीं सकती है। और शायद इसीलिए भारत के भीतर बिजनेसमैन को या कॉरपोरेट को व्हाइट मनी की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, वो ब्लैक मनी के आश्रय ही भारत के नागरिक वोटर को समझ में आता है। लेकिन इसका अगला सवाल फिर दोबारा अमेरिका की उस अदालत में लिखी गई पिटीशन के जरिए जाता है, जहां पर यह सवाल है कि इतनी बड़ी तादाद में जो घूस दी गई, ये तरीका क्या भारत के भीतर का है और उस पैसे का उपयोग अगर अमेरिकी निवेशकों के जरिए किया गया है तो यहां के निवेशकों के ये अधिकार हैं कि किसी भी हालत में उनका पैसा जो घूस में तब्दील किया गया उसके खिलाफ कार्रवाई अमेरिकी अदालत में चलनी चाहिए। तो एक स्थिति यह भी है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अडानी की कंपनी, अंबानीज की कंपनी भी है दुनिया के अलग अलग देशों में, लेकिन इस दौर में यह भी माना जा रहा है कि कुछ कॉरपोरेट्स ने अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे कर लिए। कुछ कॉरपोरेट और अडानी के रिश्ते इसलिए अच्छे नहीं क्योंकि इसी दौर में वो प्रधानमंत्री मोदी जब से बने उसके बाद उनका नेटवर्थ और इस देश के भीतर हर क्षेत्र में विस्तार बनता चला गया। तो फिर उन पर आंच आएगी कैसे? तो नहीं आएगी। लेकिन अगर अमेरिका दबाव डालने की दृष्टि से और उस दिशा में बढ़ चुका है तो वह देश जहां पर बिजनेस चल रहा है अडानी ग्रुप का, उस पर क्या असर होगा? वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो इजराइल हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, वो इंडोनेशिया हो, वो तंजानिया हो, वो वियतनाम हो, या फिर डिफेंस को लेकर अमेरिका के भीतर भी एक समझौता। हमारी टीम ने इस पर काम किया, हमारी टीम ने इसको जानकारी दी, डॉक्यूमेंट्स के जरिए बताने की कोशिश की कि देखिए अमेरिका के साथ भी एक पार्टनरशिप है, सेप्ट्रॉन, जो कि अमेरिकी बेस्ड सब्सिडरी ऑफ ELBIT सिस्टम है, मई 2025 में जो प्रोड्यूस करती है एंटी सबमरीन वारफेयर सॉल्यूशन इंडिया के लिए, उसके साथ भी अडानी ग्रुप का समझौता है। फ्रांस में अडानी के पार्टनर हैं थेल्स ग्रुप, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करती है 70 mm का FZ275 LGR रॉकेट। और ब्राजील के साथ भी दिसंबर 2025 में अडानी ग्रुप ने MOU किया है इम्ब्रेरियर, जो कि एक्सप्लोर करता है एक लिहाज से
जो C390 मिलीनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए उसके साथ है। इसराइल के साथ तो डिफेंस सिस्टम में भी जुड़े हुए हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भी वहां पर जो एज ग्रुप है उसके साथ भी जो मिसाइल वेपन्स एरियल सिस्टम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है, साइबर टेक्नोलॉजी है, उसके साथ समझौते हैं। यानी दुनिया के अलग अलग देशों की दिशा में भी क्या अमेरिका इस तरीके से बढ़ सकता है, यह सवाल भी अब वहां पर बड़ा हो चला है। लेकिन इन सब के बीच इसका असर कंपनी पर तो पड़ रहा है, और जो लेटर आया और लेटर जो लिखा गया अमेरिकी अदालत में, उसके बाद आज शेयर बाजार में एक झटके में अडानीज ग्रुप के हर, चाहे वो अडानी ग्रीन एनर्जी हो, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस हो, अडानी इंटरप्राइजेज हो, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड हो, अडानी पावर हो, अडानी टोटल गैस हो, लगभग 3.4% से लेकर 14.5% तक नीचे चले गए। और सिर्फ आज ही के दिन $12.5 बिलियन का नुकसान अडानीज की नेटवर्थ में हो गया, जो शेयर बाजार में उनका नीचे चला गया इस लेटर के बाद। तो साफ दिख रहा है कि असर शेयर बाजार पर अडानीज की कंपनी पर पड़ने लग गया है। और इन सब के बीच भारत के शेयर बाजार से एफआईआईज जो पैसा निकाल रहे हैं, और डॉलर के मुकाबले रुपया और ज्यादा कमजोर होते जा रहा है, लेकिन सरकार ने इस दौर में खामोशी बरती है। लेकिन इस दौर के सवाल दो ही हैं। पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई अमेरिका उस दिशा तक बढ़ जाएगा जिसका जिक्र हो रहा है, गिरफ्तारी को लेकर या प्रत्यावर्तन को लेकर, कि हम तो अपनी अदालत में उन्हें बुलाकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और दूसरा सवाल है, क्या वाकई अडानी की सत्ता ही मौजूदा इस देश में सरकार की वह सत्ता है जिसके आश्रय उसकी राजनीति को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई उंगली ना उठा सके? क्या ऐसी व्यवस्था है? क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के तमाम देशों में मैसेज तो बहुत साफ है कि अडानी ग्रुप इस वक्त भारत की सरकार यानी मोदी सरकार के साथ खड़ा है, और मोदी सरकार की साख के हिसाब से ही अडानी ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट के जरिए मान्यता मिल गई। लेकिन इस दौर में अमेरिका के साथ बिगड़े संबंधों में और फरवरी 2025 के बाद से ही यह पूरी कार्रवाई शुरू होती है। तो जो दो सवाल है, उसमें पहला सवाल अमेरिका की पहल का है, दूसरा सवाल भारत सरकार की पहल का है। और इससे निकली हुई तीसरी परिस्थिति है, यह टकराव की स्थिति ब्लैकमेल की दिशा में जाएगी, या यह टकराव की स्थिति भारत की उस इकोनॉमी को और इकोनॉमी से जुड़ी हुई सत्ता को कहीं ढहढाकर गिरा तो नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।